हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMBA डिजिटल गुरुकुल। KVPY का पेपर जो अभी कंडक्ट हुआ था एक हफ्ते पहले करीब, उसका सोल्यूशन आज मैं आपको बता रहा हूँ। बायोलॉजी के सेक्शन SA का पहले और फिर SX SB का भी बताऊँगा। प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी KVPY की आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आप KVPY प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइलोलाइसिस? ये पहला सवाल था जो एग्जाम में पूछा गया था। तो अमाइलोलाइसिस, इससे हमें याद आता है कुछ कुछ कि अमाइलेज यानी कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, अमाइलोपैक्टिन, स्टार्च, उसकी वो बात कर रहा है। और इन ऑप्शंस में से एक ही कार्बोहाइड्रेट बन सकता है टूटकर, वो है मोनोसेक्राइड। ही एकलौता ऑप्शन है जो कि हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन का रिजल्ट है। तो इसमें एलिमिनेशन से हम आराम से सी ऑप्शन पर पहुंच सकते थे। नॉट यूज इन कंस्ट्रक्टिंग फाइलोजेनेटिक ट्री, ये अगला क्वेश्चन था। फाइलोजेनेटिक ट्री ये आप लोगों ने चैप्टर 3 एनिमल किंगडम में पढ़ा, प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा कि इसमें इवोल्यूशन को लिंक किया जाता है, एंसेस्ट्री को लिंक किया जाता है, उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो एंसेस्ट्री के लिए न्यूक्लियस तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्रोमोसोम नंबर पता चलता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से मैटरनल इनहेरिटेंस, एनाटमिकल फीचर से हम होमोलोगस एनालोगस जैसी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक ही आंसर है। अगर हमें आंसर मार्क करना था तो वो नॉट करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, हैबिटेट सिमिलैरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सीकम इज लोकेटेड बिटवीन। तो सिंपल सा ऑप्शन था कि सीकम जो है वो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होगा वही इसकी लोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ना तो इसोफेगस था, न रेक्टम, न स्टमक, तो इलियम ही एकलौता पार्ट है, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर रहना था। उसके बाद भारत में कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज है? जनरली बच्चा इसको लेकर आंसर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि कॉर्निया क्रैसिपस जो है वो फॉरेन है, और यहाँ पे आपसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मेन बात पूछी गई है। तो यहाँ पर ये सीधा लर्नेबल क्वेश्चन था। प्रोस्पस जूलिफोरा जो है वो इन्वेजिव है, काफ़ी ज़्यादा फैलता है। अगर आप लोग इसे गूगल करेंगे तो आपको इसका डायग्राम नज़र आएगा और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, ये हम सब ने अपने आसपास देखा है। अगला सवाल था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमली फैसिलिटेट द एसेंट ऑफ सैप? ये हम में से ज़्यादातर लोग जनरली क्लास 10th में पढ़ते हैं, और हम में से कुछ लोग इसे क्लास 11th में भी पढ़ते हैं, जिनके पास बायोलॉजी आगे तक होती है। तो वो पढ़ते हैं कि एक्सेंट ऑफ सैप की दो थ्योरीज हैं। एक गटेशन होती है जो शॉर्ट प्लांट्स में होती है, और दूसरी जो है वो ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी होती है। तो यहाँ पर बड़े प्लांट्स में क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी ही काम करती है, तो जब आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा तो आप ट्रांसपिरेशन और गटेशन, ये दो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसमें से ट्रांसपिरेशन को चूज करेंगे क्योंकि मैक्सिमम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी। हेल्दी कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम का मतलब होता है माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है, मिल्क जो होता है मदर का जो पहला है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये क्लियर कट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 12th की किताब में साफ साफ दिया जाता है कि इसमें एंटीबॉडी होती है बच्चे को बचाने के लिए, लाइसोजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन RBC में होता है, ना कि WBC में या किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हमें मार्क करना था तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत सिंपल सा आंसर होना था इस क्वेश्चन का, हीमोग्लोबिन, जो कि आंसर है डी। इसके बाद सवाल था कि यू हैव मेड अ मिक्स्ड वेजिटेरियन करी विद पोटैटो, कॉलीफ्लावर, रेडिश एंड टमाटो, कि आपने ये सब चीज़ें जो हैं एक उससे बनाई हैं। अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो जब इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान जाना था तो इसमें हमें बेसिक ही याद रखना था कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है इन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो जो पोटैटो होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये एक अंडरग्राउंड स्टैम है। कॉलीफ्लावर जो होता है वो अपाइकल बड है विद मेरिस्टम। अगर हम रेडिश की बात करते हैं तो ये एक रूट है। टोमेटो हम सब जानते हैं कि एक फ्रूट है। और मस्टर्ड जो है वो एक सीड है। और सिनेमन बार्क होता है प्लांट का डेड पार्ट। और क्लोव एक बड है। तो ये सभी ऑप्शंस जिसमें आपको मिलते वही आप आंसर बताते। तो यहाँ पर स्टेम मिल रहा है, मेरिस्टम मिल रहा है, रूट मिल रहा है, फ्रूट, सीड,
बार्क एंड बड। ये एकलौता ऑप्शन है जिसमें सभी मैच कर रहे हैं, तो इसका आंसर है सी। उसके बाद 53 था कि अगर सेलिनिटी इंक्रीज करती है तो क्या होगा। तो सेलिनिटी से हमने शुरू से ही पढ़ा है कि हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन में प्लाज्मोलाइसिस होती है, तो वही यहाँ पर आंसर था, जिसमें कि सारा वाटर बाहर चला जाता है और जो सेल्स होंगे रूट के वो श्रिंक कर जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, नथिंग मच वरी अबाउट इट, दूसरे ऑप्शंस नज़दीक नहीं थे। हाई डायबिटिक पेशेंट जो ग्लूकोज जो होते हैं तो उससे क्या होता है, तो ग्लूकोज जनरली क्या है, ग्लूकोज जनरली एक सॉल्यूट है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो उससे कैटरैक्ट कैसे हो सकता है। क्या ये लेंस में क्रिस्टलाइज हो जाता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, इट डज नॉट क्रिस्टलाइज। कॉज ऑस्मोटिक, बिल्कुल सॉल्यूट जब भी कहीं पे भी ज़्यादा होता है तो हमेशा बेसिक कहानी क्या होती है, ऑस्मोटिक चेंजेस आते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, उसके बीच में ऑस्मोटिक बदलाव होंगे जिससे कि लेंस प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। पॉलीमराइज इनटू स्टार्च, ऐसा हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है बॉडी में, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें काफ़ी करेक्ट समझ में आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली गोइंग। क्लाइमेट चेंज ड्रिवन टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा, यानी कि अगर तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का तो हर कोई ठंड की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए, फिश शिफ्ट देयर रेंज टू शैलो वाटर, शैलो मतलब लेस डीप, तो ये तो गर्मी की तरफ बढ़ गए, ये पॉसिबल नहीं होगा। मैमल शिफ्ट टुवर्ड लैटिट्यूड्स, इसमें भी गर्मी होएगी, नहीं होएगा। फ्रॉग शिफ्ट देयर रेंज टुवर्ड इक्वेटर, सेम गर्मी की तरफ जा रहे, इक्वेटर की तरफ जा रहे, तो ये एसएसटी का ज्ञान है हमारा। बर्ड शिफ्ट टू हायर एलिवेशन, ये ठीक लग रहा है, ये सही बात, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निक्सल ग्रैन्यूल्स किस में होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है और क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है कि निक्सल ग्रैन्यूल जिसके अंदर बड़े अमाउंट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। सीधा सा आंसर याद करने वाला था, ये हार्ट सेल है, ये हेपेटोसाइट लिवर सेल है और ये ब्लड का WBC का सेल है जो कि एक ग्रैनुलोसाइट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। उसके बाद क्या बेसिक फीचर नहीं है, इसके लिए आपको क्लास 11th का एनिमल किंगडम पता होना चाहिए था, जिसमें आपको शुरू से ही बताया गया है क्या बेसिक फीचर है, सॉरी ये क्वेश्चन है। तो बॉडी सिमेट्री, यस ये होता है, इसके हिसाब से रेडियल बायलैटरल ऐसे सिमेट्रीज देखने को मिलती हैं। हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या लोकोमोशन पर नहीं है। अगर आप इससे कंफ्यूज हुए होंगे पेपर में तो ये RH विटेकर के हिसाब से क्लासिफिकेशन थी, राइट। इन यूरोटेरिक एनिमल्स यूरिया इज प्रोड्यूस थ्रू, तो यूरिया साइकिल का नाम आपसे पूछा गया है, ये आपको क्लास 11th में एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलेगा और यहाँ पे सिंपल आंसर था ऑर्निथीन साइकिल, इसी का नाम होता है यूरिया साइकिल। कोरी साइकिल लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए होती है। क्रैब साइकिल जो है वो जनरली हमें देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में और पेंटोस फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस से रिलेट कर रहा है। उसके बाद सवाल था कि इनमें से पोलन ग्रेन के बारे में क्या इनकरेक्ट है, तो एंजियोस्पर्म कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम पोलन मॉर्फोलॉजी, ये सही स्टेटमेंट थी। पोलन मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय फ्लैजिला इन एंजियोस्पर्म, ये स्टेटमेंट गलत थी, ये स्टेटमेंट सही नहीं थी। पोलन आउट नंबर ओव्यूल्स इन एंजियोस्पर्म फ्लावर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है कि मेल गैमेट मोटाइल और उसका नंबर जनरली ज़्यादा होता है। पोलन इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो गलत है, बी और डी। अब इसमें दोनों ऑप्शन चूज किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल आंसर की में वो शायद डी ऑप्शन को ज़्यादा चूज करेंगे। फ्लैजिला वो इसमें क्योंकि उन्होंने शो नहीं किया है कि वो फ्लैजिला पोलन का ही है, तो हो सकता है कि वो डी ऑप्शन की तरफ भी लास्ट में जाए, अभी उन्होंने बी आंसर की में दिया था। फूड चेन वो होती है वो कभी भी 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं होती है, तो इसका सिंपल आंसर होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर आप सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ एनर्जी इज़ नॉट कन्वर्टेबल एट नेक्स्ट लेवल, ये बात सही है, बाकी स्टेटमेंट इसमें ठीक नहीं है अगर आप ध्यान से रीड करेंगे। इसके बाद अगर हम बायोलॉजी के लास्ट हिस्से की बात करते हैं, यानी कि जो पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कि इनमें से बर्थ वेट और ह्यूमन मोर्टेलिटी को कैसे आप कंपेयर करेंगे। 1 to 10 kg इवोल्यूशन का रूल है कि जिन बेबीज़ का वेट 2 से 4 kg के बीच में होता है या 2.5 से 5 के बीच में होता है वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहते हैं कि शुरुआत में भी कम चांस होगा सिलेक्शन का यानी कि बेबी के सर्वाइवल का, और बाद में भी अगर हम देखेंगे तो ये चांस धीरे धीरे घटने लगता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, इसमें तो लीनियर जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ना घटना ना बढ़ना। ये सही है कि शुरू में मोर्टालिटी बढ़ेगी फिर घट जाएगी, लेकिन फिर बर्थ वेट अगर हद से ज़्यादा हुआ तो फिर से ये बढ़ेगी, यानी कम बर्थ वेट पर भी मोर्टालिटी और ज़्यादा पर भी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा सही था। अगला सवाल था कि जेनेटिक फॉर्म ऑफ लोकस को अलील कब माना जाता है। तो इसका सिंपल जेनेटिकल आंसर था कि फ्रीक्वेंसी हेरिटेबल तो होना ही चाहिए, ये बात तो पक्की है, उसके बिना तो कोई मतलब नहीं है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हेरिटेबिलिटी तो आंसर होना ही नहीं था, फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन था। तो ए ऑप्शन को माना जाता है कि कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो। एक क्वेश्चन में आपको स्टार्च का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया इस वाले सवाल में, और कहा गया कि पहले प्लांट को आप डार्क में रख लीजिए और दूसरे प्लांट को स्टार्टिंग से सनलाइट में रखिए, तो फिर बाद में रिजल्ट क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो बाद में रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आना चाहिए था यहाँ पर हमारे पास कि करेक्टली रिप्रेजेंट जो है वो कौन सा डायग्राम इनमें से हमारे सॉल्यूशन को कर रहा है। तो अगर आप इस आंसर को देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है, जिसके हिसाब से आपको ये दिख रहा है कि भाई पहले वाले ऑप्शन में आपने क्या किया, आपने डार्क में रखा तो वहाँ पर उसका सारा स्टार्च यूज़ हो गया होगा। प्लांट 2 को सनलाइट में रखा तो वो शुरू से सनलाइट में था, बाद में दोनों पे ब्लैक पेपर रख दिया। तो शायद जो दूसरे वाला है उसमें रिप्रेजेंटेशन हो सकती है और पहले वाले में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो जो पहले वाला ऑप्शन है वो पॉजिटिव टेस्ट दिखा सकता है, नेगेटिव टेस्ट दिखाएगा स्टार्च के लिए, और दूसरे वाला पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सही है। उसके बाद 79th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा कि एक्सपोनेंशियल, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं dn/dt इज इक्वल टू Rn, आर जहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होता है, तो आर जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है वो कैसे पता चलेगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज दो ही चीज़ों से पता चलता है। डेंसिटी तो आप कभी भी घटाया बढ़ा सकते हैं, कहीं की भी, कहीं जाकर ज़्यादा लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, उस रेट ऑफ इंक्रीज ओवरऑल पॉपुलेशन का पता नहीं चलता। लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट ये आपको इकोलॉजी से जानकारी मिल जाती है। नाउ शिफ्टिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केवीपीवाई दिस टाइम। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉबवेब जो होता है उसके अंदर फिब्रोइन प्रोटीन होता है, उसके बाद सिल्क में फिब्रोइन और सिरेसिन दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं, उसके बाद कॉटन तो सेलुलोज का बना ही है और हेयर में केराटिन होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर था एक क्वेश्चन। इसमें ये होता है, इसमें ये और ये दोनों होते हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। सो थैंक you so much for watching. Keep supporting us. Do subscribe to our channel and keep asking your doubts.